यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण का यह 8वां सीरीज है। जैसा कि आपको पता है कि 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम होना है। जी हाँ, तो उस एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका कलेक्शन इस वीडियो में है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, यह पर्यावरण का 8वां सीरीज है। अगर आप लोग पिछले सभी 7 सीरीज नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लें, उन सभी क्वेश्चंस को रट लें, क्योंकि आपको यूपी टेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इन 8 सीरीज से जरूर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आपको 30 में से 30 को हासिल करना है, तो आप इन 8 सीरीज को आप एक तरफ से देख जाएँ और सभी क्वेश्चंस को रट जाएँ। आइए देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है पिछले सीरीज का है, जो कि आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। बहुत लोगों ने इसका आंसर कमेंट में सही बताया था, तो आइए फिर भी हम देख लें इसका आंसर क्या होगा। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? आप देख पा रहे हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस, हेरोडोटस, अरस्तु। तो जी हाँ, इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, हिप्पोक्रेटस। जी हाँ, चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं कौन है? हिप्पोक्रेटस है। तो आइए लेते हैं इस सीरीज का जो कि पहला क्वेश्चन है। आइए देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि सिलेबस में जो सागर और महासागर और महाद्वीपों जो कि आपके यूपी टेट में सिलेबस में दिया हुआ है, तो उस महासागर और सागर से संबंधित ये क्वेश्चन है। आइए देख लें, अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? देख पा रहे होंगे आप, इसका आंसर करें। अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, प्रशांत महासागर में। जी हाँ, अग्निवलय की स्थिति जो है, उपस्थिति जो है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, डोवर जल संधि किन 2 देशों को अलग करता है? हाँ, ध्यान से देख लें, डोवर जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है। डोवर जल संधि किन 2 देशों को अलग करता है? फ्रांस और स्पेन को। इसका आंसर करें आप लोग। इंग्लैंड और फ्रांस को, ग्रीनलैंड द्वीप और बेफिन द्वीप कनाडा को, रूस और अमेरिका को। जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या है? इंग्लैंड और फ्रांस को। जी हाँ, इंग्लैंड और फ्रांस को डोवर जल संधि अलग करता है। और सागर की बात करें तो एक तरफ इंग्लिश सागर और दूसरी तरफ उत्तरी सागर को जोड़ता है। ठीक है, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ता है? ध्यान से देख लें, स्वेज नहर जो है किन 2 सागरों को जोड़ती है? इसका आंसर करें आप लोग, ध्यान से आंसर करें। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, भूमध्य सागर और लाल सागर। जी हाँ, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में भी आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? ध्यान से देख लें, पनामा नहर जो है किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। तो इसका आंसर करें आप लोग, ध्यान से आंसर करें। जी हाँ, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जी हाँ, पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को, देख पा रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आता है? हाँ, इनमें से कौन सा शहर जो है स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आता है? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर। जी हाँ, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है इसके अंतर्गत जयपुर नहीं आता है। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से आपका आगरा होते हुए दिल्ली, ये स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, यहाँ मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है ना, तो इसमें जयपुर नहीं आता है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, मानसबल झील किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हाँ, ध्यान से देख लें, मानसबल झील किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, बहुत अच्छा। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, किसमें? जम्मू कश्मीर में। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कुहासा और बादल बनने की प्रक्रिया किस मंडल में घटित होता है? हाँ, ध्यान से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुहासा और बादल बनने की प्रक्रिया किस मंडल में घटित होता है? इसका आंसर करें आप लोग। बहुत अच्छा, इसका सही आंसर क्या है? सी, क्षोभ मंडल में। जी हाँ, किस मंडल में? क्षोभ मंडल। जी हाँ, क्षोभ मंडल में घटित होता है। जितने भी
मौसम संबंधित घटनाएं होती है, ये सब किस मंडल में घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में घटित होती है। आपको याद होना चाहिए कि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल, संवहनी मंडल या ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। समताप मंडल की बात करें तो इस मंडल को शांत मंडल कहते हैं, और जो ओजोन गैस की लेयर है, परत है, वह समताप मंडल में ही पाई जाती है। मध्य मंडल को हम सबसे पूरे वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल है कौन? मध्य मंडल। ठीक है, तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मानव हृदय में कुल कितने चेंबर होते हैं? हाँ, जो मानव हृदय होता है उसमें कुल कितने चेंबर होते हैं? जी हाँ, तो इसका आंसर करें। तो मानव हृदय में कुल 4 चेंबर होते हैं। आपको पता होगा, मान लीजिए ये मानव हृदय मान लीजिए ये है, तो इसमें ध्यान से देख लें आप, इसमें कुल 4 चेंबर होते हैं। मान लीजिए ये मानव हृदय है, तो इसमें जो ऊपर का हिस्सा है ये आलिंद कहलाता है, और नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? नीलय कहलाता है। इसमें एक बीच में झिल्ली रहती है जिसको हम सेप्टम कहते हैं। इस सेप्टम जो है कि हृदय को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करती है। तो यह जो है इसको कहते हैं क्या? बायां आलिंद हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? दायां आलिंद हो जाता है। ये क्या? ये लेफ्ट, देखिए ये लेफ्ट एट्रियम हो जाता है और ये राइट एट्रियम हो जाता है। यानी ध्यान से देखें, ऑरिकल भी कहते हैं, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल हो जाता है, यानी बायां आलिंद और दायां आलिंद। ठीक है ना। और ये क्या हो जाता है? बायां नीलय और दायां नीलय, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और ये क्या होता है? राइट वेंट्रिकल। तो 1 2 3 4 ये 4 चैम्बर होते हैं मानव हृदय में। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ, याद देखिएगा, यहाँ पे अगर इस हृदय के बाहरी सतह को देखा जाए तो यह जो बाहरी लेयर होता है, जो झिल्ली होती है, उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। और हृदय का जो स्टडी होता है उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्न में से दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जी हाँ, तो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है इसका नाम क्या है? बी, केसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, गहिरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? हाँ, गहिरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य देख पा रहे होंगे आप, गहिरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? इसका आंसर करें आप लोग। यहाँ बहुत अच्छा, तो इसका सही आंसर क्या है? बी, ओडिशा में है। जी हाँ, ओडिशा में मुख्य रूप से भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य, गहिरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों अभ्यारण्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। दांतों के अध्ययन को कहा जाता है, देख पा रहे होंगे आप, दांतों के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, साइटोलॉजी। हाँ, ध्यान से देख लें आप। तो दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का जो स्टडी होता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? हाँ, ध्यान से देखें, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भागनी के नाम से जानते हैं? तो इसमें इसका सही आंसर करें आप लोग। इसका सही आंसर क्या है? ए, शुक्र ग्रह को। जी हाँ, सौरमंडल का जो शुक्र ग्रह है इसे पृथ्वी की भागनी या पृथ्वी की बहन कहते हैं। याद रखें कि पूरे सौरमंडल में सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह ही है। ठीक है ना। सबसे चमकीला और गर्म ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। बुध की बात करें तो यह सौरमंडल में सूर्य से सबसे पास यानी सबसे नज़दीक जो ग्रह है उसे क्या है? उसका क्या नाम है? बुध है। ठीक है ना। पृथ्वी की अगर बात करें तो यह सूर्य से तीसरे स्थान पर यानी सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग तीसरे स्थान पर है, जिससे कि हम नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। और मंगल को क्या कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है ना। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इनमें से कौन पार्थिव ग्रह है? हाँ, देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सूर्य से जो 8 ग्रह है, मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग ये 8 ग्रह 1 2 3 4 मान लीजिए 4 5 6 7 8 ग्रह जो हैं ये, तो ध्यान से देखें 8 ग्रह जो हैं, इस 8 ग्रहों की अगर बात करें, ध्यान से देख लें आप, तो सूरज मान लीजिए यहाँ सूर्य है और सूर्य से 8 ग्रह हैं। ध्यान से देखें, इन 8 ग्रहों की बात करें तो 8 ग्रहों में जो यहाँ पे ये मंगल और बृहस्पति के बीच यहाँ पे एक क्या क्षुद्र ग्रहों का यहाँ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह के इधर का जो हिस्सा है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये बुध शुक्र, ध्यान से देखिए, सुनिए आप ध्यान से, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो इन 4 को हम क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है ना। तो पार्थिव ग्रह के अंतर्गत तो इसमें से कौन आता है? ध्यान से देख लें, इनमें से कौन पार्थिव ग्रह है? ठीक है ना।
और इनको हम क्या कहते हैं, गैसीय ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, गैसीय ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को क्या कहते हैं, गैसीय ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देख लें, शनि गैसीय में है, अरुण गैसीय ग्रह है और बृहस्पति गैस में आता है, जबकि मंगल किस में आ रहा है, पार्थिव ग्रह में आ रहा है। ठीक है ना, तो ये मंगल है कौन, पार्थिव ग्रह में आता है। ठीक है ना, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं इसे, आंतरिक ग्रह, इन चारों को आंतरिक ग्रह कहते हैं और इधर के क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश के संविधान से लिया गया है। जी हाँ, जो प्रस्तावना की जो भाषा शैली जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर करें आप लोग। बहुत अच्छा, इसका सही आंसर क्या है, डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। क्या, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन को। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ध्यान से देख लें, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, अस्थायी। ध्यान से देखें, अस्थायी। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखें, कंफ्यूज न रहें, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ध्यान से देख लीजिए, तो इसका सही आंसर क्या है, बी, 5 वर्ष। जी हाँ, राज्यसभा के जो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है ना, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य के रूप में काउंटिंग नहीं इनका किया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखें, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लें, इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है। हाँ, ध्यान से देखें, इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इसका आंसर करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। संसद के कुल 3 अंग होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, संसद 3 अंग होते हैं। इसमें से ध्यान दीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों संसद के अंग हैं, जबकि उपराष्ट्रपति संसद के अंग नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को, देख पा रहे हैं आप, देख लीजिए। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, उत्तरी गोलार्ध में, हाँ देख पा रहे होंगे आप, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है। जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान से देखें आप, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है। इसका आंसर करें आप लोग, इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, बहुत अच्छा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात जो होती है वह 22 दिसंबर को होती है। क्या, 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ, मकर रेखा पे पड़ती है। क्योंकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाता है, और इसी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है, सबसे बड़ी रात हो जाती है। 21 जून की बात करें तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 मार्च और 23 जनवरी, हाँ यहाँ पे ध्यान से देखें, 21 मार्च और 23 जनवरी की बात करें, 21 मार्च और 23 सितंबर, सॉरी 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करें तो दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। 3 जनवरी की बात करें तो 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है। ठीक है ना, तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को, देख लें आप। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो कहा जाता है, हाँ ध्यान से देख लें, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो कहा जाता है उपसौर, अवसौर, उपभू, अपप्रभु। तो ध्यान से देखें आप, इसका आंसर करें। जी हाँ, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो क्या कहा जाता है, अधिकतम दूरी यानी 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ठीक है ना, अपसौर कहते हैं। क्लियर हो गया। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चंद्र ग्रहण लगता है, हाँ ध्यान से देख लें, चंद्र ग्रहण लगता है, इसका आंसर करें, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर करें आप। चंद्र ग्रहण लगता है, हाँ आप बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। इस 30 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चंद्र ग्रहण लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लें। तो इसका सही आंसर क्या है, बी। ध्यान से देखें, जब चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, यानी चंद्र ग्रहण की बात किया जा रहा है। ध्यान से देख लें, सॉरी यहाँ पे ध्यान से देख लें, गलती हो गया, मिस हो गया, चंद्र ग्रहण की बात हो रही है, सूर्य ग्रहण की बात नहीं हो रही है। तो जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आ जाती है, हाँ ध्यान से देखें, जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। यानी मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये चांद है, तो पृथ्वी जो है चांद, यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या, चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और हाँ ध्यान से देखें, जब चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, ध्यान से देखें, जब चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है तब क्या होता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है,
पॉइंट क्लियर हो गया। लेते हैं अगले क्वेश्चन को, ध्यान से देख लें आप। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे कहते हैं, हाँ ध्यान से देख लें, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे कहते हैं घूर्णन गति, परिभ्रमण गति, दैनिक गति। हाँ, तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है यानी रोटेट करती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे घूर्णन गति, परिभ्रमण गति, दैनिक गति, ये चारों गतियाँ कहते हैं। यानी इनमें सही है, इनमें से सभी सही है। ठीक है, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, इसका आंसर करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है, तो 23.5 डिग्री झुकी है। और अगर पृथ्वी के तल का झुकाव पूछे तो पृथ्वी का तल का झुकाव कितना है, तो क्या बताएंगे, 66.5 डिग्री। ठीक है ना, तो कन्फ्यूज न रहे, तल का झुकाव पूछेगा तो 66.5 डिग्री, और इस तरफ पूछेगा तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री। ध्यान से देख लें आप। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। हाँ, ध्यान से देख रहे हैं, इनमें से कौन सी ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। लाल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, बहुत अच्छा। तो इनमें से कौन सी ग्रंथि जो है हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी अग्नाशय, या हाँ अग्नाशय ग्रंथि यानी पैंक्रियाज ग्लैंड, जो कि एक मिश्रित ग्लैंड होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है, जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। याद रखिएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, लेह किस नदी के तट पर स्थित है। हाँ, ध्यान से देखें, लेह जो है किस नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नुब्रा नदी। इसका आंसर करें आप लोग। यहाँ बहुत अच्छा। तो इसका सही आंसर क्या है, सिंधु नदी। जी हाँ, सिंधु नदी जो है आपको पता होगा कि मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से, मानसरोवर झील से निकलती है, और ये मानसरोवर झील से निकलती है भारत के लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच से होते हुए यह पाकिस्तान में चली जाती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो सिंधु नदी के तट ही पे कौन सा शहर है, लेह। लेह किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। कौन सा, श्रीनगर स्थित है। किस नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर। ठीक है, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, इनमें से कौन सी नदी, हाँ देख पा रहे हैं, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। हाँ, इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। इसका आंसर करें आप लोग। मांडवी, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये माही नदी है, ये मिस प्रिंट हो गया है, माही नदी। पेन्नार, ताप्ती। तो इसका सही आंसर क्या है, सी पेन्नार। जी हाँ, मांडवी, माही और ताप्ती ये तीनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, जबकि पेन्नार जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मिकिर और रेगमा की पहाड़ी किस राज्य में है। हाँ, ध्यान से देख लें, मिकिर और रेगमा की पहाड़ी किस राज्य में है। इसका आंसर करें। बहुत अच्छा। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सी, असम में है। जी हाँ, मिकिर और रेगमा की पहाड़ियाँ असम राज्य में है। गारो खासी जयंती जो है पहाड़ियाँ वो मेघालय में है। ठीक है ना, गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ मेघालय में है। और तमिलनाडु में पहाड़ियाँ हैं जावादी, सेवाराय, ये सब पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तमिलनाडु में है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इनमें से कौन सा बंदरगाह अरब सागर के तट पर नहीं है। हाँ, ध्यान से देख लें, कौन सा बंदरगाह जो है अरब सागर के तट पर नहीं है। आपको याद होगा कि भारत में कुल 13 बड़े बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। तो इसमें से अगर देखा जाए तो 6 बंदरगाह अरब सागर के तट पर हैं और 6 बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के तट पर हैं, और एक बंदरगाह अंडमान निकोबार में कहाँ पे है, अंडमान निकोबार पे दक्षिणी अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो कि 13वां बंदरगाह है। ठीक है ना, तो ध्यान से देख लें, तो इसमें से कौन जो है अरब सागर के तट पर नहीं है। हाँ, इसका आंसर करें। कांडला, पारादीप। ध्यान से देखें, कांडला बंदरगाह, यहाँ पे ध्यान से देख लें। तो इसका सही आंसर क्या है, अरब सागर के तट पर कौन नहीं है, पारादीप जो है अरब सागर के तट पर नहीं है। जबकि कांडला, कोच्चि और नावा शेवा ये तीनों बंदरगाह अरब सागर के तट पर हैं, जबकि पारादीप बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के तट पर उड़ीसा राज्य के तट पर है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। लेते हैं अगले क्वेश्चन को, देख लें आप लोग। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, किस मिट्टी का निर्माण सिलिका के निक्षालन क्रिया से हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, किस मिट्टी का निर्माण सिलिका के निक्षालन से क्रिया से हुआ है। ठीक है ना, प्लेलिस्ट में मृदा से संबंधित 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लें। मृदा से संबंधित 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। किस मिट्टी का निर्माण सिलिका के निक्षालन क्रिया से होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, लैटराइट मिट्टी। जी हाँ, लैटराइट मिट्टी जो कि पूरे संपूर्ण भूभाग में अगर देखा जाए भारत में तो कुल 3.7% भूभाग पे लैटराइट मिट्टी, जो कि भारत का चौथा सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है, यानी
3.7% भूभाग पर यह लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जो कि लेटराइट मिट्टी की अगर बात करें तो यह भारत के तटीय राज्य में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा केरल और महाराष्ट्र राज्य के तट पे पाया जाता है। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। और याद रखें इस मिट्टी में कॉफ़ी, चाय और मसाला की खेती की जाती है। ठीक है, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से निम्न में से किस राज्य में वर्षा नहीं होता है? हाँ, ध्यान से देख लें, शीत ऋतु की बात हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, भूमध्य सागर में होती है, यह भारत के किस राज्य में वर्षा नहीं होता है इससे? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। आपको ये पता होगा, जो लोग ऑफलाइन में मुझसे पढ़े होंगे वो इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे लेंगे। जी हाँ, ध्यान से देखें, तो शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा जो होता है महाराष्ट्र में नहीं होता है, जबकि पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है, महाराष्ट्र में नहीं होता है। ठीक है, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लें आप लोग, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह का 9 बजा हो तो उस समय गुजरात में क्या समय होता होगा? हाँ, ध्यान से देखें, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह का 9 बजा हो तो उस समय गुजरात में क्या समय होता होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है ये, जैसे मैं ये भारत आप देख लीजिए, मान लीजिए भारत है, मान लीजिए ये भारत है, मान लीजिए, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश है और ये यहाँ पे गुजरात है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है सूर्य की तरफ है, तो सबसे पहले जो कि सूर्योदय कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की अगर बात किया जाए तो देशांतर में कुल 30 देशांतर का अंतर है और 30 देशांतर 2 घंटे के बराबर होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से 2 घंटे क्या है? आगे है। तो यहाँ पे अगर अरुणाचल प्रदेश में 9 बजेगा तो ठीक 2 यहाँ पे यानी 2 घंटे पीछे गुजरात का समय है। तो यहाँ पे 9 बजा है तो गुजरात में क्या समय होता होगा? 7 बजता होगा, सुबह का 7 बजता होगा। सही आंसर क्या है? बी, सुबह का 7 बजता होगा। ठीक है ना, तो अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से 2 घंटे आगे है। या यूँ ये कह सकते हैं कि गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश समय से 2 घंटे पीछे है। तो यहाँ 9 बजा, 2 घंटे पीछे क्या हो जाएगा? 7 बजेगा। ठीक है ना, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देख लीजिए, इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार से नहीं लगा है? हाँ, ध्यान से देख लें, कौन सा राज्य जो है म्यांमार से नहीं लगा है? मणिपुर, नागालैंड, असम, मिजोरम। इसका आंसर करें। जी हाँ, तो बहुत अच्छा, इसका सही आंसर क्या है? सी, असम। हाँ, असम जो है नागालैंड, हाँ असम जो है म्यांमार से नहीं लगा है, म्यांमार से नहीं लगा, जबकि मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम ये म्यांमार से लगे हुए हैं। म्यांमार से भारत के कुल 4 राज्य लगे हैं। कौन कौन से? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है ना, तो इसमें 3 हो गया। एक अरुणाचल प्रदेश भी म्यांमार से लगा हुआ है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। और आपका ये अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से किस नदी को, हाँ किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? हाँ, यहाँ से देखें, किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को, यांगसी नदी को, हांगो नदी को, आमो नदी को। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इनमें जितने भी क्वेश्चन हैं, ऐसा आपको एहसास हुआ होगा कि ये सभी क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगा हो तो आप इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और लाइक जरूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। Thanks for watching.